कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की राशि मंजूर कर दी गई है। निगम, मंडल, आयोग, अर्धशासकीय कर्मचारियों को अब मिलेगा इसका फायदा। फरवरी 2018 से जून 2018 तक की दी गई है मंजूरी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यह मंजूरी दी है और ये बड़ी खबर, खुशखबरी कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ में निकलकर सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की राशि मंजूर कर दी गई है। निगम, मंडल, आयोग, अर्धशासकीय कर्मचारियों को अब इसका फायदा मिलेगा। 7वें वेतनमान की अंतिम किश्त के भुगतान की अब स्वीकृति मिल गई है और कर्मचारियों को इसका फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। फरवरी 2018 से जून 2018 तक के बीच की राशि की ये मंजूरी दे दी गई है और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मंजूरी दी है। मेरे सहयोगी रोहित जुड़ गए हैं मेरे साथ रायपुर से, सीधा उनका रुख करूंगी। रोहित, कर्मचारियों के लिए ये खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट्स है इस पर? बिल्कुल, देखिए ये 2016 में 7वें वेतनमान को लेकर किस्त जारी करने की बात कही गई थी, जिसके बाद में जो है वो साल में चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद पे कांग्रेस सरकार आ गई थी और कांग्रेस सरकार आने के बाद में 2016 से लेकर 2018 तक की किस्त जो है वो कांग्रेस सरकार ने अपने पिछले 5 साल के टेन्योर पे दिया था, लेकिन 2018 के फरवरी से लेकर जून तक की किस्त जो है वो जारी नहीं की गई थी। उसे अब नई सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जारी करने का फैसला लिया है और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है कि इसको जल्द से जल्द जो है वो जारी किया जाए। तमाम कर्मचारियों को इसका फायदा होता हुआ नजर आएगा। निगम, मंडल, अर्धशासकीय कर्मचारी, ऐसे कई सारे कर्मचारी हैं जिनको इसको साफ तौर पर फायदा मिलेगा और उनकी जो सैलरी है वो बढ़कर आना जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो रुके हुए 6 महीने का पैसा है वो भी एक साथ जारी किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने उनके हित में बड़ा फैसला लिया है और उनकी अब जो सैलरी है वो बढ़कर आएगी। बिल्कुल, आचार संहिता हटने का फायदा कहीं ना कहीं अब छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को मिला है। ये बड़ी राहत की खबर उनके लिए जो इंतजार कर रहे थे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, 8 जून को कांग्रेस की बड़ी बैठक दिल्ली में होगी, सीडब्ल्यूसी की बैठक। ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कांग्रेस के खेमे से। लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर होगी चर्चा इस बैठक में और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है। परिणाम के बाद कांग्रेस का एक्शन प्लान भी इस बैठक में तैयार होगा। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और कमलेश्वर पटेल भी होंगे इसमें शामिल। तो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जहां एक तरफ एनडीए नई सरकार की गठन को लेकर लगातार कोशिशें कर रहा है, तैयारियां कर रहा है और इसी बीच अब कांग्रेस के खेमे से भी ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि 8 जून को कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। दिल्ली में होगी सीडब्ल्यूसी की बैठक और लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और परिणाम के बाद कांग्रेस का एक्शन प्लान भी इस बैठक में तैयार होगा। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और कमलेश्वर पटेल भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो वहीं देखिए, हम बात कर रहे हैं नई सरकार के गठन की। केंद्र की नई सरकार के गठन को लेकर अब हलचल लगातार तेज है। एक और कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक तो है ही, लेकिन एनडीए के खेमे में लगातार सियासी हलचल तेज है और इसी बीच छत्तीसगढ़ में मंत्री पद को लेकर भी सियासी गहमा गहमी चल रही है। छत्तीसगढ़ को मिल सकता है एक मंत्री पद। जी हां, 3 चेहरे मंत्री बनने की रेस में आगे बताए जा रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल प्रदेश की राजधानी से भारी बहुमत से वोटों के अंतर से जीत हासिल की है, तो वहीं दुर्ग से विजय बघेल जो सांसद बने हैं एक बार फिर से, और संतोष पांडे जिन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को हराया है। ये वो बड़े 3 नाम है जो निकलकर सामने आ रहे हैं जिनको शायद मंत्री पद दिया जा सकता है। तो एक तरफ जहां नई सरकार की गठन को लेकर आज संसदीय दल की बैठक है, एनडीए की अपनी बैठक है, मुख्यमंत्रियों की बैठक है, इन्हीं बैठकों के बीच ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ में मंत्री पद को लेकर अब सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में परफॉर्मेंस काबिलियत तारीफ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। 11 में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई है और छत्तीसगढ़ को मिल सकता है एक मंत्री पद और 3 चेहरे मंत्री बनने की रेस में आगे बताए जा रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल और संतोष पांडे का नाम निकलकर सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं शायद इनको केंद्रीय मंत्री पद सौंपा जा सकता है।
तो देखिए, इसी सिलसिले में सांसद जो है, मुख्यमंत्री जो है, डिप्टी सीएम जो है, ये तमाम नेतागण छत्तीसगढ़ के दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो इसी बीच दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि सभी प्रदेश के नेताओं की शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक है और इसी बैठक में शामिल होने सभी लोग दिल्ली आए हुए हैं। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मिली जीत बहुत बड़ी जीत है। अरुण साव ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। कल दिल्ली में भाजपा की बहुत बड़ी बैठक होनी है और इसे लेकर छत्तीसगढ़ के भी सभी जो बड़े नेता हैं भाजपा के, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव जी हैं। कल क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है सर? कल पार्टी के संसदीय दल की बैठक है और इस बैठक में आगे के सरकार बनाने को लेकर निर्णय बातचीत होगी। सभी सांसदों के साथ साथ प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में रहने वाले हैं और हम सब जो दिल्ली आए हैं वो एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए आए हैं। जब 1962 के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार देश की जनता ने जनादेश दिया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह इतिहास रचा है। 1962 की राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती थी जब एक ही दल हुआ करता था। अब 2024 में लगातार तीसरी बार जनमत पाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ऐसे ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने के लिए हम आए हैं। हम गौरवान्वित हैं, ऐसे अवसर का साक्षी होने का अवसर मिल रहा है। ये हमारे साथ डिप्टी सीएम अरुण साव जी थे जो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और भाजपा की जो बैठक होने वाली है शीर्ष नेतृत्व के साथ, उनमें ये शामिल होंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। तो देखिए, दिल्ली में आज के पूरे दिन बैठकों का दौर जारी रहेगा, लेकिन इसी बीच एक बात तो तय है, केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी। 9 जून को शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी तय हो गया है। वहीं एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सरकार के गठन को लेकर फॉर्मूला भी तय हो गया है। पार्टियों के खाते में 4 सांसदों पर 1 मंत्री पद आएगा। गणित तो यही बताया जा रहा है। क्या है पूरा समीकरण, समझिए इस रिपोर्ट से। मिल गया फॉर्मूला, बन गई सरकार। 4 जून के बाद से एनडीए में सरकार बनाने के तरीकों पर मंथन शुरू हो गया था, जिसके बाद 5 जून को दिल्ली में बड़ी बैठक हुई और टीडीपी जेडीयू ने एनडीए की सरकार बनाने के लिए हरी झंडी दिखा दी। इस बैठक के पहले ही कयासों का बाजार गर्म था कि ये दोनों ही पार्टियां अपने अपने सांसदों के लिए बड़े बड़े मंत्रालय और लोकसभा स्पीकर के पद की डिमांड कर रही है। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनडीए ने सरकार बनाने का और मंत्रालय बांटने का फॉर्मूला बना लिया है। अब जरा समझते हैं कि आखिर सरकार बनाने का ये नया समीकरण क्या कुछ है। दरअसल एनडीए सरकार में अब मंत्री पद का फॉर्मूला तय हो गया है। 4 सांसदों पर 1 मंत्री पद मिलने वाला है। टीडीपी के पास कुल 16 सांसद हैं। इस फॉर्मूले के तहत चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के खाते में 4 मंत्रालय जा सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड के पास भी 12 सांसद हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी को 3 मंत्रालय मिल सकते हैं। चिराग पासवान की एलजेपी के पास भी 5 सांसद हैं, तो ऐसे में चिराग पासवान की एलजेपी के खाते में भी 1 मंत्री पद जा सकता है। अगर एनडीए सरकार के इस फॉर्मूले को डिकोड किया जाए तो 8 बड़े मंत्रालय एनडीए के सहयोगी दल को मिल सकते हैं। 2019 की तुलना में बीजेपी के खाते में इस बार कम सीटें आई हैं, जिसकी वजह से एनडीए के घटक दलों का प्रभाव सरकार में ज्यादा रहने वाला है। दरअसल मोदी सरकार 1.0 में सहयोगियों के पास 3 बड़े मंत्रालय थे। रामविलास पासवान, हरसिमरत कौर और अनंत गीते मंत्री बने थे। मोदी सरकार 2.0 में भी घटक दलों के खाते में 3 ही मंत्रालय गए थे। रामविलास पासवान, हरसिमरत कौर और अरविंद सावंत मंत्री बनाए गए थे। तो वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कोटे से रामदास अठावले राज्य मंत्री बने थे। 1999 में जब वाजपेयी सरकार थी तब रिकॉर्ड 11 मंत्री घटक दलों से बनाए गए थे। नरेंद्र मोदी की शपथ में अब कुछ ही दिन बाकी है और अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किस फॉर्मूले पर एनडीए का गणित सबसे सटीक बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
नौतपा खत्म होते ही बारिश का दौर शुरू होने वाला है। लोगों को जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 36 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही दतिया, सीधी, रीवा, मऊगंज, निवाड़ी में तेज हवाओं के साथ लू चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मौसम की बात करें तो यहां भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। केरल में एक दिन पहले दस्तक देने के बाद मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे राज्य में मॉनसून के समय पर पहुंचने की उम्मीद तो है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है, बारिश का सिलसिला जारी हो सकता है। और ऐसे में मेरे साथ अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं मेरे दो सहयोगी सूरज तिवारी और रोहित मिश्रा। उनका रुख करूंगी, उनसे अपडेट्स लूंगी, लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि अब नौतपा तो खत्म हो गया है, लेकिन जल्द ही भीषण गर्मी से राहत भी मिल सकती है। देखिए, जल्द मिलेगी गर्मी से राहत। और छत्तीसगढ़ में 4 दिन बाद मॉनसून की एंट्री होने वाली है। आज प्रदेश के कई हिस्से में बादल छाए रहेंगे और बारिश का भी जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। हालांकि जो तापमान है वो अब भी कई जिलों में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। और मेरे सहयोगी सूरज तिवारी और रोहित मिश्रा, उनका रुख करूंगी। मेरे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं सूरज और रायपुर से जुड़ गए हैं रोहित। सूरज, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मिला जुला मौसम दर्ज किया जा रहा है। अंजलि, इस वक्त में मौसम विभाग मौजूद हो और मौसम जिस तरह लगातार करवट बदल रहा है और कभी बारिश तो कभी अचानक भीषण गर्मी और उमस वाली गर्मी अब पड़नी शुरू हो गई है। ऐसे मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ वीएस यादव जी मौजूद हैं। नहीं समझेंगे कि कैसा रहने वाला है सर मौसम, और अभी कैसा मौसम चल रहा है। जैसे कि वर्तमान में देखेंगे, जो मौजूदा सिस्टम है अपने नॉर्थ वेस्ट एमपी के ऊपर एक साइसर बना हुआ है, साउथ ईस्ट राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, गुजरात के ऊपर। तो इसके वजह से जो भी और सागर से मॉइस्चर आ रहा है उसके वजह से बादल में कन्वर्ट हो रहा है। तो अपन जो भी देखेंगे इसमें, जो भी सदर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट में जहाँ क्लाउडिंग वगैरह ज़्यादा है उसके वजह से बारिश होने की संभावना है। यहाँ पे दिखा जा सकता है इसमें। तो इसमें अपने ये जितने भी ऑरेंज अलर्ट दिए गए हैं, यहाँ पे कहीं कहीं कुछ तो तेज़ हवाओं के साथ वर्षा और कहीं कहीं ओले भी पड़ सकते हैं। हाँ, उज्जैन, देवास, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बैतूल, ये हिस्से में कहीं कहीं तेज़ हवाओं के साथ बारिश और ओले भी पड़ सकते हैं। उसके अलावा देखिए, ये ऑरेंज अलर्ट में दिया गया है, उसके अलावा येलो अलर्ट में दिया गया है। पूरा प्रदेश बारिश की स्थिति ग्रीन उस मैप में दिखाया जा सकता है। सब जगह पूरे प्रदेश में बारिश की उम्मीद कर रहे हैं। और इसके साथ साथ दूसरा जो अपना नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एरिया है, जो यूपी से लगा हुआ हिस्सा, वहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ के धीरे धीरे हीट वेव की स्थिति आने की संभावना है। ये स्थिति थोड़ा सा सुधरने के बाद आगे वर्षा की स्थिति नीचे कम हो जाएगी और उसी के साथ ऊपर के हिस्से में जो है ना, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। सर, और राजधानी भोपाल में कैसा रहने वाला मौसम, और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है, तापमान कहाँ रहने वाला है आज की बात करें? टेम्परेचर की बात करेंगे तो अभी जो भी आपने बताया कि जो भी यूपी से लगा हुआ हिस्सा है, ग्वालियर, चंबल है, वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने धीरे धीरे बढ़ेंगे और वो हीट वेव की स्थिति में आएगा। वर्तमान में जो देखेंगे पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक दमोह, शिवपुरी और टीकमगढ़ में 44 के आसपास रहा है। और प्रदेश की बात करेंगे तो प्रदेश में 42 डिग्री के आसपास रहा है। लगभग इसी तरह से रहेगा और छुटपुट बारिश होने की एक आध, मतलब पूरे भोपाल की बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एरिया में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तो आने वाले समय में अब धीरे धीरे तापमान जिस तरह से गिर रहा है, 45 से 44 और 44 से 43 डिग्री धीरे धीरे करके गिरता है। बहुत कम हो गया। आप जो दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी वगैरह की बात करेंगे, 47 तक जा चुका था जो हीट वेव की भीषण स्थिति चल रही थी, उससे सुधार हो चुका है। लेकिन अगले 2-3 दिन में फिर से ये बढ़ के 44-45 पे आ जाएगा। तो राजधानी भोपाल में क्या आज बारिश हो सकती है, हवाएं चल सकती हैं? मौसम सुबह से बदल रहा है, धूप छांव देखने को मिल रही है। नहीं, ऐसे ही धूप छांव की स्थिति बनी रहेगी और एक आध जगह हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना है। अंजलि, ये मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ थे जो बता रहे हैं कि कहाँ पर बारिश होगी और तापमान 44 डिग्री तक, अगर कल की बात करें तो 44 डिग्री तक दमोह में सबसे ज्यादा तापमान बिल्कुल राहत भरी खबर ये मिल रही है कि पूरे प्रदेश में ही बारिश होने के आसार है, लेकिन फिर भी कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान अभी भी 40 डिग्री के पार नजर आ रहा है। और ऐसी ही कुछ स्थिति छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ का मौसम क्या कहता है रोहित, और मानसून कब तक दस्तक देगा?
देखिए, मानसून को दस्तक देने में अभी समय है, क्योंकि 14 से 15 तारीख तक का अनुमान लगाया गया था कि मानसून जो है वो छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर दिया जाएगा। और कल ही जब मौसम वैज्ञानिक से बात हुई तो उनका ये कहना है कि अगले 4 दिन का वक्त और लगेगा, जिसपे बस्तर के रास्ते जो है वो मानसून प्रवेश करेगा और 1 हफ्ता लगभग लग सकता है। जब राजधानी ये मानसून पहुंचने वाला है तब तक उससे पहले देखा जाए तो प्रदेश के कई हिस्सों पे हल्की से मध्यम बारिश देखी जा सकती है, लेकिन बड़ी राहत कहीं से मिलती हुई दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बीते दिन भी देखा गया है दुर्ग सबसे ज्यादा गर्म रहा है, लगभग 42.2 डिग्री सेल्सियस वहां पे दर्ज किया गया। बिलासपुर भी काफी गर्म शहर रहा है, इसके अलावा रायपुर भी काफी गर्म रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गर्मी से अभी फिलहाल निजात मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मौसम की अपडेट्स के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो वहीं देखिए, ग्वालियर से एक और खबर मिल रही है। ग्वालियर में बाल संप्रेक्षण गृह से बड़ा मामला सामने आया है। यहां से 5 बाल अपराधी फरार हो गए हैं, जिसके बाद बाल संप्रेक्षण गृह में हंगामा मच गया। बताया जा रहा है कि बाल अपराधी दीवार तोड़कर भागे हैं, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल में जुट गई है। ग्वालियर के बाल संप्रेक्षण गृह से जुड़ा ये मामला, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहां से 5 बाल अपराधी फरार हो गए हैं, जिसके बाद से बाल संप्रेक्षण गृह में हंगामा चल रहा है। बताया जा रहा है कि बाल अपराधी दीवार तोड़कर भागे हैं और उसकी सूचना मिलते ही अब पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और जांच में जुट गई है। तो वहीं अगली खबर मुरैना से। मुरैना में दलित सरपंच के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने दलित सरपंच को पेड़ से बांधकर मारपीट और गांव से बाहर निकाला, और जिसके बाद परिवार सहित सरपंच ने गांव छोड़ दिया और आरोपी दबंगों के खिलाफ पोरसा थाने में आवेदन देकर शिकायत की है। या के से जिन्हें पुरसा पहले चौराहे पे मारो साधु सिंह के पे, फिर गांव में आके मारो है और अपने द्वार पे बांध के डाल दावे। फिर सरपंच के घरे आइए, बात जी कही देखो सरपंच बंधो भाई गांव में डरो द्वारे। हाँ, मकान खाली कर रहा है, अपने नातेदारी में जा रहा है, वहीं रिश्तेदारी में रहेंगे समझ आने। 2 साल से परेशान कर रहा है सरपंच आई हुई है, हमें जो सरपंच जोंगल मांगते हैं, क्योंकि सिक्का मांगता है, इसलिए मैंने दो फिर मारपीट करी है। कल ब्लॉक में आए 3 तारीख को घंटे निकले, फिर मारपीट करी, फिर अपने घर ले गए, घरें करी हमारे सरपंच जी। हम कहा था हमें जो खा को देंगे, तो कहा था काम खाली कर दिया सरपंच जी हमें